तो बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लास में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू किया था, जिसमें ने आप लोगों को न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ाया, न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ाया, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाया। ठीक है, बोलिए आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक आज का है, आज का टॉपिक है इम्पल्स। पहला टॉपिक लिखिए इम्पल्स। इम्पल्स को आई लेटर से लिखेंगे। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, पहले उसको लिखिए। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों इम्पल्स का? फोर्स इनटू टाइम इंटरवल को डेल्टा टी लिख दें। बोलिए बोलिए बच्चों, इम्पल्स को फोर्स इनटू डेल्टा टी लिख देना। यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ आई क्या होगा बच्चों? न्यूटन इनटू सेकेंड ना। इस फार्मूले को दोबारा लिख रहा हूं, आई इक्वल टू एफ इनटू डेल्टा टी। एफ क्या होता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है ना, इनटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा ना, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा पी। बोलो चो। So one can say this impulse equal to change in linear momentum। नहीं है, बोलो ऐसे लिख सकते हैं ना, impulse is equal to change in linear momentum। क्यों बच्चों? हाँ है ना, impulse equal to change in linear momentum। अच्छा, आज हम मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, वेलोसिटी इसकी u है, तो इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम v1 m into u होगा ना। बोलो अगर हम इस पर फोर्स लगाएं तो सर्टेन टाइम के लिए मास वही रहा, वेलोसिटी इसकी v हो गई। क्यों बच्चों? तो फाइनल लीनियर मोमेंटम इसका p2 क्या हो जाएगा? m into v हो जाएगा ना। बोलिए ठीक। अगर हम इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, यहाँ पर लिख दें तो I इक्वल टू डेल्टा पी का मतलब ये है कि फाइनल माइनस इनिशियल ना। क्यों बच्चों? yes, तो फाइनल क्या है? एम वी है, इनिशियल क्या है बच्चों? एम यू है। अगर एम कॉमन है तो वी माइनस यू लिख सकते हैं ना। क्यों बच्चों? तो इम्पल्स का ये भी एक फार्मूला है, नोट करेंगे। एक यूनिट क्या होती है? न्यूटन इनटू सेकेंड। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर। क्यों? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना। बोलो चेंज इन लिनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना। बोलिए मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन लिनियर मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। उसी से हो जाएगा। स्विंग होगा उसमें, देखिए एयर स्विंग सबसे ऊपर। नहीं, इसके बगल में एयर स्विंग, इसी लाइन में सबसे ऊपर बीच में, ऊपर 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 एकदम टॉप पे ये। हाँ वो आप चलता रहेगा थोड़ा। तुम्हें दिक्कत नहीं है इसी से? पंखा ऑफ है ना, वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है। पब्लिक था तो एसी लैपटॉप ही बना सकते हैं सर। हाँ वीडियो तब तक स्टॉप कर दीजिए। अरे ठीक है सर।
फिर अलग अलग वीडियोस बन जाएंगे। ऐसे खाली स्टॉप लगेगा एमबी ज्यादा लगेगा पॉज कर दो। हम लोग इंपल्स का कैलकुलेशन ग्राफ की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल है, नहीं बच्चों? अगर हम यहाँ पर फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, एक पर्टिकुलर टाइम t1 से t2 के बीच में एक कांस्टेंट फोर्स F लगा, तो फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ठीक कि फोर्स कांस्टेंट है ना, ग्राफ ऊपर गया ना नीचे आया। बोलो फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना। बोलो ये फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं दिस इज व्हाट फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। क्यों बच्चों? ठीक, इसका प्रोजेक्शन हम टाइम एक्सिस पर ले रहे हैं, तो ये चीज F के इक्वल है ना बच्चों? बोलिए। और ये चीज डेल्टा T होगा ना? बोलिए। T2 माइनस T1 से निकल जाएगा। इसका एरिया निकाले तो लेंथ इनटू ब्रेथ से निकाला जा सकता है ना। एरिया इसका आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ मींस F इनटू डेल्टा T ना। बोलो इन दोनों इक्वेशन का राइट साइड सेम है ना बच्चों? तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा ना। तो हम कह सकते हैं I इक्वल टू एरिया। शॉर्ट में लिख दिया। और अगली लाइन में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इम्पल्स इज इक्वल टू area enclosed by force versus time graph with time axis. We are seeing projection of this force versus time graph on the time axis, not on the force axis. क्या बच्चों? प्रोजेक्शन किस एक्सिस पे लाना है? टाइम एक्सिस पे। बोलो impulse equal to area enclosed by force versus time graph. ये force versus time graph है ना? ठीक ऑन टाइम एक्सिस। तो टी को समझ जाओगे ना टाइम एक्सिस? बोलो बच्चों। ठीक, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि फोर्स हमेशा कांस्टेंट है। देखो पढ़ाने के लिए चाहे वो बुक राइटर हो या हम टीचर्स हो, ठीक कोई भी चीज बच्चे को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करनी होती है ना, तो उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बच्चे के सामने रखा जाता है ताकि उस फिजिकल क्वांटिटी को या उस एक्सप्रेशन को ठीक से समझ जाए। फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए जाते हैं। एक बार दिमाग में आता है तो ये बात तो दिमाग में आ गई ना कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा टाइम एक्सिस पर वो इम्पल्स है या वही चेंज इन मोमेंटम है ना बच्चों? बोलो। तो यहाँ पर फिर से हम फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ प्लॉट कर रहे हैं और कुछ ऐसे बना दिए। बोलो बच्चों। ठीक, ऐसे भी हो सकता था, नहीं हो सकता था? बोलो फोर्स को घट हो सकता है। हम एक सिंपल सा ग्राफ ले रहे हैं कि ये कुछ ऐसा है। बोलो थोड़ा और आसान लगे। ठीक, कहीं पर ऐसा है कि फोर्स भी चेंज हो रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ टाइम। ठीक, ऐसा हो सकता है। ऐसे केस में भी आपको इंपल्स निकालने के लिए कह सकता है या चेंज इन लिनियर मोमेंटम निकालने के लिए कह सकता है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा F वर्सेस T ग्राफ। हो गया ना बच्चों? यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दो। तो अब टाइम एक्सिस प्रोजेक्शन लेना है कि फोर्स एक्सिस पर लेना है? टाइम एक्सिस, क्योंकि एक एरिया यहाँ भी बनेगा ना। बोलो, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा टाइम एक्सिस पर। और टाइम एक्सिस हमेशा जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम में आपको यही दिखाई पड़े। वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए टाइम को यहाँ फोर्स पे यहाँ कर सकते हैं ना, फिर आपको टाइम को यहाँ पे लेना पड़ेगा ना। मेरी बात समझ आ रही है ना? ठीक, खैर ये यहाँ पर ये एरिया हमको निकालना है। बोलो बच्चों, ये एरिया हमको निकालना है, निकाल सकते हैं ना? तो जो भी एरिया आएगा, मान लो ये O है, ये पॉइंट A है, ये B है, तो इम्पल्स इक्वल टू एरिया होता है ना। बोलो, शॉर्ट में तो यही लिखा था ना, एक्सप्लेनेशन पूरा दे रखा है। तो एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ इनटू OA। बोलो बच्चों, इनटू AB नहीं हो जाएगा? बोलो, अगर ट्रायंगल है तो ऐसे कर लेंगे ना, ट्रेपेजियम होगा तो उसका ले लेंगे। बोलो बच्चों, कैसा भी होगा निकाला जा सकता है ना। बोलो, मान लो कहीं पर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है। ध्यान देखो कि पहले बढ़ा फोर्स फिर कांस्टेंट हो गया और फिर ठीक अचानक से जीरो हो गया। बोलो बच्चों, तो इसका एरिया भी निकाल सकते हो ना। इस एरिया की वैल्यू क्या होगी? इम्पल्स I के इक्वल होगी ना। इस एरिया की वैल्यू इम्पल्स I के इक्वल होगी और वो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है ना। बोलो, और वो चेंज इन मोमेंटम mv/m होता है ना, mv माइनस m होता है ना। क्लियर होगी बात? नोट करिए तो एक प्रॉब्लम करा दें, पॉज कर दो।
तो अब इसके बिहाफ पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, एक ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 2 kg और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। उसके लिए उस पर लगने वाले फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। टाइम की वैल्यू यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 सेकेंड है। फोर्स की वैल्यू यहाँ पर ऐसे 2, 4, 6, 8 न्यूटन है, ठीक है। पहले ग्राफ यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ऐसे आई है, ठीक। फिर ये ऐसे है, फिर 5 सेकेंड, 6 सेकेंड और फिर ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है। पूछा गया है उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। कर सकते हैं, बोलिए, ठीक, करिए, ट्राई करिए। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, वीडियो को पॉज कर दो। देखो बच्चों, इसमें ये हमारा फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है और इसमें वेलोसिटी पूछी गई है कि ऑब्वियसली वेलोसिटी इस टाइम पे पूछी गई है, किस टाइम पर, 6 सेकेंड पर, बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा हम बढ़ा भी दे रहे हैं, वेलोसिटी एट 6 सेकेंड, क्यों बच्चों, ठीक। तो ये एरिया हमें निकालना है बच्चों पूरा, ट्रेपेजियम बनाइए, बोलो। तो इम्पल्स इक्वल टू एरिया होता है ना, बोलो बच्चों, एरिया हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्यों, ट्रेपेजियम में तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही होता है ना। तो इम्पल्स आई इक्वल टू आई लिख दिया, हाफ लिख दिया सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ये साइड की लेंथ कितनी है, 6। इस साइड की लेंथ कितनी है, 2, 4 माइनस 2, 2 ना, बोलिए। और हाइट कितनी है, 6, नहीं बच्चों, ठीक है। तो 8 हो गया ना, 8 2 से कट के कितना हो गया, 4, 4 6 are 24, बोलो बच्चों। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है ना, mv माइनस mv होता है ना। तो m की वैल्यू कितनी किस्म दे रखी है, 2। वेलोसिटी भी पूछा गया है ना, ये 0 होगा ना, इक्वल टू 24, तो वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, क्यों बच्चों, ठीक। इसके अदर मेथड्स भी से भी कर सकते हैं, इसमें एक्सेलरेशन निकालने यहाँ पर नहीं समझे, फिर वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट होगी ना, फिर रिटार्डेशन, फिर यहाँ पर आपका स्लोप नेगेटिव आएगा ना, तो रिटार्डेशन होगा ना, वो लंबा हो जाएगा और इस तरह से बहुत आसानी से हो जाएगा, क्यों बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट। आ गया था आंसर आप लोगों का ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, देखो बेटा यहाँ दिख रहा है, यस सर, ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखिएगा। If there is no external force acting on a system, if there is no external force acting on a system, then its linear momentum remains constant. If there is no external force acting on a system, then its linear momentum remains constant. This statement लिख लीजिए, if there is no external force acting on a system, then its linear momentum remain constant. सुनो बच्चों, we know that F equal to delta P by delta T होता है ना, बोलो बच्चों। इसमें F क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स होता है, क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो डेल्टा P बाई डेल्टा T की वैल्यू क्या आएगी, 0।
तो देयरफॉर डेल्टा पी 0 रहेगा ना। Yes, sir. डेल्टा पी 0 मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है ना, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, पी कांस्टेंट है ना। Yes, sir. बोलो Yes, sir. यही लिखा है ना, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इन द सिस्टम देन इट्स लिनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट से जिसका मास m2 वेलोसिटी u2 से मूव कर रहा है और e1 मोर देन u2 है, तो कोलिजन होगा ना। Yes, sir. एक ही लाइन मूव कर रहा है तो बोलो कोलिजन में ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा ना, तो दोनों को कंबाइन रूप से एक सिस्टम माने तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा ना। Yes, sir. फोर्स लग रहा है पर दोनों को कंबाइन रूप से सिस्टम माने तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। Zero. ठीक, तो नेट फोर्स 0 है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट लगे या नहीं है, तो पढ़ाया जा रहा है। बोलो तो कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट के मास को नहीं बदलते, वो वेलोसिटी बदल जाएगी ना। बोलो Yes, sir. बोलो बच्चों। ठीक, मान लीजिए ये यहाँ पर खड़े हैं या इधर मूव कर रहे हैं और हम दौड़ते हुए जाए, हम इनसे टकरा जाए तो इनकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, ये तो दीवार से टकरा जाएंगे और मेरी तो घट जाएगी ना। कोलिजन के बाद v2 लेस देन v1 हो जाएगा ना। Yes, sir. तो मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब जानते हो क्या है, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आप भी ऐसे ही लिखोगे ना। No, sir. ठीक, लिख के देखना, नंबर ना कट गया तो बता देना, मैं खुद ही काट दूंगा, मेरे पास कॉपी है मैं ही काट दूंगा। भाई हम लोग तो इतने हजारों सालों से पढ़ा रहे हैं, इतने बुढ़े हो गए हैं, नहीं समझे। बोलो तो ऊब गए होंगे ना ऐसी चीज लिखते लिखते। बोलो तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, तुम लोग क्या हुए तो जस्ट पैदा हो। बोलो तो लिखो पूरा पूरा, नहीं समझे। बोलो तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, m1 e1 प्लस बोलो m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2। तो बोलो बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। ठीक, लिखो तो ये कुछ न्यूमेरिकल करा दें। Yes, sir. सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लो, ऑन करना बेटा। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना आज की डेट का। क्यों बच्चों? Yes, sir. ठीक, देखो बच्चों, यहाँ पर एक बुलेट है, पूरा स्टेटमेंट नहीं बोल रहे, एक बुलेट है जिसका मास m1 20 ग्राम है, ठीक है, और ये एक ब्लॉक वुडन ब्लॉक है जिसका मास m2 ठीक 2 kg है, तो जाके स्ट्राइक करता है और कंप्लीटली इसके अंदर इम्बेड हो जाता है, घुस जाता है। ठीक, पूछा गया है कि जब ये इस कंडीशन में आ गया कि पूरा बुलेट इसके अंदर इंसर्ट कर गया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। बोलो, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है। इसकी वेलोसिटी u1 दे रखी है, ठीक, 100 मीटर पर सेकेंड, और ये रेस्ट में है, कैसे ये रेस्ट में, ठीक, कर लेंगे आप लोग, इजी है ना। बोलो बच्चों, कोलिजन हो रहा है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा ना, दोनों को कंबाइन से सिस्टम मानेंगे तो सॉल्व मैं करूं कि करेंगे आप लोग? क्या बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। देखता हूँ मैं, देखो क्या करना है, m1 u1 बोलो बच्चों, ये लिखोगे ना, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बोलो बच्चों, इज इक्वल टू हाउ मच, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बोलिए, तो बिफोर कोलिजन मास m1 u1 प्लस m2 u2, और दोनों बाद में साथ साथ चल रहे हैं ना, यहाँ पर m1 प्लस m2 साथ में है ना, तो m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा, v। बोलिए, m1 कितना है 20, वेलोसिटी u1 कितना है 100, लेकिन 20/1000 हो जाएगा, ग्राम में है ना, और ये चीज तो 0 ना बच्चों, क्यों, ठीक,
दोनों का मास फिर बाद में कितना हो जाएगा बोलो 2 kg प्लस 20/1000 कितना ही हो जाएगा बोलो इनटू वेलोसिटी v। तो यहाँ पर ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया तो ये बचा 2 बोलो बच्चों। ठीक यहाँ पर भी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो ये यहाँ पर 2/100 क्यों बच्चों इनटू v हो जाएगा ना। तो देयरफॉर वेलोसिटी v की वैल्यू हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 200/202 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लोगे ना आप लोग बोलिए ठीक। तो ये वेलोसिटी होगी इसकी ठीक है। क्रेज कर दूं समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए कॉन्करेंट फोर्सेस। बेटा पानी पी लो, पानी है तो हमारे पास अभी वो दे दो पानी बेटा साफ कर दो मेरे लायक। कॉन्करेंट फोर्सेस Concurrent. हाँ CONCURRENT कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस स्पेलिंग लिख दो एक बार। Concurrent forces. If two or more forces acting in a plane, if two or more forces acting in a plane in such a way that their line of forces meet at a single point. Their line of forces meet at a single point. Then such forces are called at a single point. Then such forces are called concurrent forces. Then such forces are called concurrent forces. सुनिएगा बच्चों, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 3 फोर्स है। एक फोर्स है F1, एक फोर्स है F2 और इस तरह का एक फोर्स है F3। सबका लाइन ऑफ फोर्स एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, बोलो तो ये कॉन्करेंट फोर्सेस होगा। ठीक ऐसे में अगर इसका रिजल्टेंट पूछा जाए तो वेक्टर्स में तरीका बताया गया था रिजोल्यूशन मेथड, उसके मदद से हो जाएगा। ठीक है ना, उसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक, ये एंगल मान लो अल्फा है, ये एंगल मान लो क्या है बीटा है और ये पूरा एंगल क्या है गामा है। तो F1 का कंपोनेंट क्या है? F1 cos अल्फा आएगा ना, Yes, sir. अदर क्या आएगा? F1 sin alpha. F2 का अदर क्या आएगा? F2 cos alpha. बीटा। Beta, sir. अदर क्या आएगा? F2 F2 sin sin बीटा। beta. F3 का कंपोनेंट क्या आएगा? F3 cos gamma. और इधर F3 sin gamma. F1, F2, F3 को भूल जाइए because component of these forces has taken. बोलो
इन सभी फोर्सेस का सम का नाम क्या रखा गया था, कुछ याद है? Fx। और इन सब फोर्सेस का सम क्यों बच्चों, याद आ रहा है कुछ? तो अगर प्रॉब्लम में F1 F2 F3 अल्फा बीटा गामा दिया है, Fx न्यूमेरिकल वैल्यू निकल जाएगी उसकी by using this formula। इन तीनों फोर्स का सम इक्वल है Fx F1 cos अल्फा प्लस F2 cos बीटा प्लस F3 cos गामा। क्यों बच्चों, मोर देन 3 फोर्सेस होंगे तो भी कर सकते हो ना, आगे जुड़ता चला जाएगा। ऐसे ही Fy इक्वल टू क्या होगा बच्चों, F1 sin अल्फा प्लस बोलो F2 sin बीटा प्लस F3 sin गामा। इक्वेशन नंबर 2 बोलिए। तो फाइनली हमारा Fx इधर हो जाएगा ना, Fy इधर होगा ना, दोनों की जो एंगल 90 डिग्री है ना, बड़े आराम से रिजल्टेंट निकलेगा। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट निकल जाएगा ना। तो ये रिजल्टेंट फोर्स F सम ऑफ वेक्टर Fx प्लस Fy होगा ना, बोलो। तो इसके नीचे सीधे अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर लिख देना, बेटा दिख रहा है? ठीक, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया, नहीं हो गया बोलो। और ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये साइड Fy होगी ना, बोलो। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, Fy by Fx, बोलो बच्चों। इससे क्या निकलता है, इससे क्या निकलता है? तो ये तो एक कॉन्करेंट फोर्स समझ में आ गया ना। If two or more forces acting in such a way that their line of action meet at a single point and these forces are in a plane, then such a forces is called concurrent forces। समझ में आ गया बच्चों? कॉपी कर लीजिए। So student, next topic is apparent weight of the body in a lift। लिफ्ट में अगर हम वेइंग मशीन लेके चढ़ जाएं, ठीक, या नॉर्मली हम वेइंग मशीन के ऊपर जब चढ़ते हैं तो हमारा वेट उस पर लगता है नीचे की तरफ। वो वेट बता क्यों पड़ता है, क्योंकि जो सरफेस है उसका नॉर्मल रिएक्शन लगता है वेइंग मशीन पर, तो दोनों के कारण वो उसका स्प्रिंग जो भी होता है वो कंप्रेस होता है, जिसके कारण उसका डायल मूव कर जाता है, चाहे वो डिजिटल हो या मैकेनिकल हो। ठीक, दोनों फोर्स का लगना जरूरी है करेक्ट रीडिंग देने के लिए, ठीक ना। अगर हम एरोप्लेन से जंप करके और पैरों के नीचे हम वेइंग मशीन लगा दें, हमारा वेट 0 बताएगा। क्यों, नीचे से फोर्स नहीं लग रहा है ना उसके ऊपर, बोलिए। ठीक, तो हम लोग अलग अलग कंडीशन में लिफ्ट में देखेंगे कि हमारा वेट कैसा वेइंग मशीन बता रहा है। बेसिकली वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन बताता है, जिसको हम लोग वेट पढ़ते हैं। क्या बताता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो पहला केस करेंगे हम लोग, when lift at rest, when lift is at rest or moving with uniform velocity, moving with uniform velocity, इन दोनों केस में वो करेक्ट वेट बताएगा। बोर्ड पर देखो, बाद में लिखना। तो ये हमारे पास एक लिफ्ट है, तो ये वेइंग मशीन होगी, ये वेइंग मशीन होगी, और इस पर हमने किसी बिठा दिया। ठीक, सुन रहे ना? ठीक, इनका वेट एमनी नीचे काम करेगा ना, इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करेगा ना। एन से या आर से लिखते हैं। इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन है 0। बोलो बच्चों, दोनों कंडीशन में F इक्वल टू m में फॉर्मूला पढ़े हैं ना, दो फोर्स लग रहे हैं ना, अपोजिट है तो नेट फोर्स n माइनस m नहीं हो जाएगा ना, इक्वल टू m इनटू a। बोलो, तो ये 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर n इक्वल टू m नहीं हो जाएगा बच्चों। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली वेट के इक्वल है ना। इस केस में जो रीडिंग आएगी वो एग्जैक्ट आएगी ना, बोलो। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, इन दिस केस द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज एग्जैक्ट। क्यों बच्चों, बोलोगे तो पूछ लेना, क्या लाइन लिखोगे? In this case, the reading of
एक वेइंग मशीन इज एग्जैक्ट। ठीक, दूसरा केस देखो, केस 2। When lift is accelerating upward, क्या बोला मैंने? When lift accelerates, सर ये लिफ्ट वो जाने वाला है ना? वो रोप वाला नहीं होता है लिफ्ट, वही ना? नहीं मतलब एक तो जो अपार्टमेंट्स में होती है, हाँ, मुझे लगा वो अपार्टमेंट वाली लिफ्ट है। एलिवेटर की लिफ्ट की बात करें, अपार्टमेंट वाली लिफ्ट की। ठीक, when lift accelerates upward, ऊपर जा रहा हूं, with acceleration ए, पढ़ लोगे ना acceleration ए? यस सर तो ये हमने बना दिया लिफ्ट, रोप, उसके अंदर वेइंग मशीन रख दिया, दरवाजा नहीं बनाया, बंद हो जाता है ना, और इसको बिठा दिया हमने किसी को। ठीक है बच्चों, वेट नीचे काम कर रहा है ना, नॉर्मल एक्स ऊपर काम कर रहा है ना, एक्स ऊपर है ना। यस और तो सर देखो बाद में लिखना, F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला लगा दें ना, लगा? अच्छा मना करोगे? ठीक, तो नेट फोर्स n माइनस एम जी हो जाएगा ना, इक्वल टू एन एम जी। बोलो बच्चों, इस समय नॉर्मल एक्शन की वैल्यू m g प्लस a हो जाएगा ना, यस सर इधर आएगा, वेट इंक्रीज हो जाएगा ना। बोलो बच्चों, ठीक। केस 3 देखो, केस 3, when lift deaccelerate downward, मतलब accelerate downward, deaccelerate नहीं, accelerates downward। तो when lift accelerates downward, बोलो अच्छा। तो ये हमने छोटा सा लिफ्ट बना दिया, ये वेइंग मशीन, पर्सन, वेट अपनी नीचे ना, नॉर्मल एक्शन ऊपर, एक्स तो नीचे है ना। बोलो F इक्वल टू एम अभी भी लगाएंगे, पर अब ये फोर्स ज्यादा हो नीचे आ रहा है ना, mg माइनस n करना पड़ेगा, क्यों बच्चों? इक्वल टू एम ए, बोलिए mg माइनस एम ए इक्वल टू n हो जाएगा ना, m कॉमन g माइनस a इक्वल टू n हो जाएगा ना, तो वेट डिक्रीजेस ना। यस सर बोलो बच्चों, वेट डिक्रीज डिक्रीजेस, समझ में आ गया? एक केस और यहीं कर दो छोटा सा, बोलिए केस 4, मुकदमा नंबर 4। When rope of lift breaks, क्यों बच्चों? बोलिए, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन मान लो हुआ तो, और उस समय भी तुम्हारा वेट नापने का जुनून है, तो जब वो ब्रेक हो जाएगी तो A इक्वल टू जी हो जाएगा ना, यस सर लिफ्ट जी एक्शन दिया गया ना, यहाँ पर रख दें। बोलो इक्वो मालिक क्वेश्चन नंबर 1, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, जी तो n इक्वल टू m g माइनस g ना, 0 आएगा ना। इसी को कहते हैं वेटलेसनेस। फील करना है कभी? सर ये एक्सीडेंट नहीं कर पाएंगे हाँ, मतलब पहले आजमाया किसने? तो तुम करना ना, मैं कह रहा हूँ हाँ, तो प्रूव करके आना कि गलत साबित हुई आपकी बात, उसको बोलना रस्सी तोड़ो नहीं बोलेगा। ठीक, इसमें प्रूफ तो उसने ट्राई किया था कि मतलब अपनी अब हमसे बताया नहीं था, उसने कोई मर गया था। बताने के लिए बचा ही नहीं वो। ठीक है, नहीं समझे तुम ऐसा करना, उसका उपाय कर लेना अपनी बॉडी में हर जगह, ठीक है ना, कुछ ऐसा फॉर्म बांध देना, ठीक है ना, ठीक है, ताकि कितने बार भी ऊपर नीचे हो तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। करेक्ट रीडिंग तुम बता दोगे, 0 आएगा तो बता देना, तो मैं बताऊंगा एक स्टूडेंट था हमारा प्रूफ किया है, ठीक है। अरे बेटा बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट रख के भी चेक किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, डिजिटल दुनिया है। बंद करें बेटा इसको। की मर्जी।
हमारी मर्जी। चलो कितने